हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो लेक्चर है काफ़ी समय से आपको नहीं मिल रहा था। अब जो लेक्चर है वो आपको मिलता रहेगा। हमारा आज का जो लेक्चर है यूनिट 2 का होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, सभी बच्चों को शेयर कर देना और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल बीसी विद एचक्यू को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक। और जो हमारा लेक्चर है बहुत ही शानदार है। ये जो लेक्चर है इसके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हम कराएंगे वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है। ठीक है, आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, MGPRU है, मां सुकुमारी यूनिवर्सिटी है, DD यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन बच्चों के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जिन बच्चों के अगर थ्योरेटिकल पेपर हो रहे हैं तो उनके लिए हम आपको जो क्लासें हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते रहेंगे और जो हमारा लेक्चर आपको मिलता रहेगा। और बिना देरी करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जो हमारा जो सीरीज रहती है लगभग आपको 100 क्वेश्चन की लगभग रहती है। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो आपकी क्लास है लगभग 1 घंटे की समथिंग रहती है। ठीक है, आराम से बैठना, एक एक क्वेश्चन को समझते चलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, एक हमारा एक निम्न प्रोसेस है ऑफ डज द एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। देखो, जो हमारा एक प्रोसेस है जिसमें एंथैल्पी क्या हो जाती है, रिमेन कांस्टेंट हो जाती है। कब हो जाती है, जब हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जो हमारे पास जूल थॉमसन का एक्सपेंशन होता है, या आइसोबारिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, या ऑल ऑफ दिस। देखो इसमें से सभी नहीं होंगे, बट पहला होगा जो हमारे पास क्या हो जाती है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, जूल थॉमसन एक्सपेंशन से हमारी जो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी हो जाती है वो क्या हो जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लगाना है। बस आपको एग्जाम में यही करके आना है। आपको एक OMR शीट मिलेगी, उस पर आप जाना, उस पर देखना, आराम से आपको फिल करना। उस पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1 2 3 4। इसमें से आपको एक ब्लैक से आपको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा ब्लैक से। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन को करते चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपने करे होंगे जब हमने आपको देखो थोड़ा जो लेक्चर बताया है, और आने वाले जो लेक्चर है वो भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो वही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करे होंगे तब भी हम आपको इसी माध्यम से MCQ में समझा देंगे। देखो, द आइडल गैस, हमारे पास एक आदर्श गैस की इक्वेशन आप सभी को पता है क्या हो जाती है, PV बराबर NRT, जैसे कि हमने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, जहाँ n हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो इसलिए हम लिखते हैं PV बराबर RT। ये हमारे पास हो जाता है आइडल गैस की इक्वेशन हो जाती है फॉर एनी एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आइडल गैस का जो इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो हमारा हो जाता है, देखो टीवी बराबर गामा माइनस 1, जो वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये वाली हमने जो आपको बताया हुआ लेक्चर में, ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। जो आइडल गैस की जो एडियाबैटिक प्रोसेस में, जो एडियाबैटिक प्रोसेस बात क्या कर रहे हैं, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस एक होता है एडियाबैटिक कंप्लीट। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हमारे पास जो आइडल गैस की इक्वेशन होती है, जो हमने आपको बताया था, पी बराबर RT, वो हमारे पास क्या हो जाती है, पी बराबर गामा माइनस 1। और वेयर जहाँ पे गामा क्या होता है, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे गामा क्या हो जाता है, गामा हो जाती है हमारी इफिशियंसी हीट। ठीक है, जिसे हम गामा को लिखते हैं इफिशियंसी हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है थर्ड, इफ ए पीस, इफ ए पीस माने कि एक टुकड़ा है ऑफ द आइस, अगर हमारे पास एक आइस का टुकड़ा है, ड्रॉप माने डालते हैं इनटू द वाटर, जब हम वाटर में डालते हैं, जब हम बर्फ के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ती है, इंक्रीजिंग होती है, डिस्क्रीजिंग होती है, रिमेन ऑफ द सेम, सेम तो होगी नहीं, या बिकम जीरो। तो वो जीरो हो नहीं सकती, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। उसकी जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या, या तो बढ़ेगी बर्फ की या तो घटेगी। दो कंडीशन फेस हो सकती है। जब हम बर्फ के टुकड़े को डालते हैं तो इसकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इनका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जी, आपने तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तरीके से हम लगाते चलते हैं आपको समझा रहे हैं। अगर ना समझा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको फिर से आपको उस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए आइसोथर्मल या आइसोबारिक प्रोसेस। देखो एक होता है आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस में, फॉर द isothermal and isobaric process Gibbs potential G is the maximum। उसकी गिब्स जो G होता है, जो इसे बोल सकते हैं गिब्स जो इक्वेशंस होती है, जो गिब्स होता है पोटेंशियल, वो G क्या होता है, मैक्सिमम होता है या G मिनिमम होता है या G इज जीरो होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, G इज वैल्यू होगी जो G वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्या हो जाएगी, मिनिमम। जो आइसोथर्मल और आइसोबारिक प्रोसेस में जो गिब्स पोटेंशियल जी इस क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद कर लेना, आप एक बार में 2 बार इस पीडीएफ को देख लेना, जाके आप एग्जाम में कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे, जैसे क्वेश्चन जैसे हमारा नेक्स्ट है 5, क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा पेन कम कर चेंज करते हैं इसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, अगर हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शंस है तो इस डिफाइन करते हैं, तो इसे हम किससे डिफाइन करते हैं, एफ बराबर किससे करते हैं, एफ बराबर हमारे पास 3 कंडीशन आ रही है, या यू प्लस पी बी। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कह जाएगा, क्या होगा, यू। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शंस इज डिफाइंड एज, इसे हम किससे कहते हैं, एफ बराबर यू माइनस टी एस, जहाँ यू हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाती है और टी एस हमारे पास टेम्परेचर, एस क्या हो जाती है, एंट्रोपी। ठीक है, किसी फंक्शंस की जो इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी बराबर क्या हो जाता है, एफ। हेल्महोल्ट्ज जो एनर्जी होती है इसे हम एफ से डिनोटेड करते हैं, इसलिए इस फंक्शंस को जो हम किससे डिफाइन करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एफ बराबर यू माइनस टी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर हमारे पास एक एडियाबेटिक प्रोसेस दिया है तो इसकी जो एंट्रोपी होगी इंक्रीजिंग होगा, डिस्क्रीजिंग होगा, या रिमेन एंड चेंज होगी, चेंज नहीं होगी कहने का अर्थ है, या हमारे पास नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखो अगर हमारे पास एडियाबेटिक एडियाबेटिक जो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, एडियाबेटिक एडियाबेटिक होता है, एक होता है हमारे पास आइसोथर्मिक, एक हो जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस, एक हो जाता है आइसोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीजिंग करती है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाती है, रिमेन अनचेंज्ड, जो क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इरिवर्सिबल इंजन, अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल इंजन होता है, एक इरिवर्सिबल इंजन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन क्या होता है, इस इंजन में जो हमारे पास वैल्यू हो जाती है वो डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो के बराबर क्या हो जाती है, जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या हो जाती है, इक्वल टू जीरो। और इरिवर्सिबल इंजन जो होता है उसमें क्या हो जाती है, जो वैल्यू ग्रेटर देन टू जीरो, ए सॉरी, जो वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन टू जीरो, जीरो से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में। और रिवर्सिबल इंजन की प्रोसेस में क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इस तरीके से हम लिखेंगे, इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा, वर्क बिटवीन द सेम टेम्परेचर देयर इफिशियंसी, तो विल बी द इक्वल टू वॉट, नहीं, इक्वल टू वॉट इन दोनों के बराबर होता नहीं, विल द मोर एंड द रिवर्सिबल इंजन विल बी मोर द इरिवर्सिबल इंजन। एंड नेक्स्ट इसका जो आंसर हो जाएगा, विल बी वन फॉर ईच, इनमें से वन होगा। तो इस ऑप्शन का जो आंसर होगा हमारा क्या कहलाएगा, देखो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी। क्यों, क्योंकि विल बी द मोर, हमारे पास ज़्यादा रिवर्सिबल इंजन होगा तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जैसा सिस्टम हमारे पास ज़्यादा वर्क करेगा, अगर हमारे पास सिस्टम में ज़्यादा वर्क करेगा तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल अधिक होगी। तो यहाँ पे हमारा जो
आंसर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा, विल बी द मोर द रिवर्सिबल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेन प्रेस जो प्रेशर, जब प्रेशर इज द इंक्रीज्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जब हम किसी आइस पे प्रेशर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। आप सिंपल सी बात आप जानते हैं, जब हम किसी आइस या बर्फ के टुकड़े को जब हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट पर उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर देते हैं, तो वो हमारा जायज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ना कि अनचेंज कॉन्स्टेंटली, ना कि इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्पेसिफिक हीट, जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ द सैचुरेटेड स्ट्रीम इज, तो जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या हो जाती है, फाइन जीरो हो जाती है या इनफाइनाइट हो जाती है, फाइनाइट एंड पॉजिटिव या फाइनाइट बट नेगेटिव। देखो इसमें जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जो हमारे पास गामा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, क्या हो जाती है, फाइनाइट एंड नेगेटिव। चाहे से नेगेटिव होगी, जीरो इनफाइनाइट होगी, तो फाइनाइट बट नेगेटिव, फाइनाइट के साथ हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन जुड़ जाता है। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 10 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। देखो नॉर्मल हम क्वेश्चन को बताते चल रहे हैं, आराम से क्वेश्चन को समझाते हैं। अगर जहाँ पे क्वेश्चन समझाने वाला होगा वहाँ हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे, ठीक है। और आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको याद होने चाहिए, और मैं आपको वही क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम में पूछने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, हाँ रेफ्रिजरेटर है, फॉर ऑन द प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हमारे पास इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे घुमा के उसने पूछा कि एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, वर्क करता है ऑफ द प्रिंसिपल, क्योंकि किसी सोर्स की आवश्यकता होती है, अगर हमें किसी सोर्स एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता होती है तो वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है हमारे पास सेकंड लॉ पे। उसके सिद्धांत पर कार्य करता है जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक का सेकंड लॉ। अगर हमारे पास किसी सिस्टम को कार्य करने के लिए उसे एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता होती है, जैसे ए रेफ्रिजरेटर, किसी सिस्टम को हम गर्म से ठंडा नहीं कर सकते, बट ठंडे से गर्म करने के लिए हमें किसी सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो वर्क होता है वो किस सिस्टम पर कार्य करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। समझ गए। फर्स्ट लॉ जैसे कि हमने आपको बताया होगा, जैसे कि आपको पता है ए बी सी, जब हमारे पास ए बी इज इक्वल होता है तो बी सी इज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, जीरो लॉ। और थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या हो जाती है, किसी पूर्णता के लिए उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, इक्वल टू जीरो हो जाती है। किसी सिस्टम के लिए, किसी सिस्टम के लिए अगर हमारे पास संपूर्ण सिस्टम के लिए उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये होता था हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आ गया 11, 11 क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या हो जाता है, देखो स्टेट, स्टेट यानी कि अवस्था, द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एंट्रोपी नहीं, सीट लाइट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी नहीं। इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो ना तो फर्स्ट होगा ना ही सेकंड होगा। और ये थर्ड क्या कह रहा है, स्टेबलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो जो हमारे पास टेम्परेचर है वो स्टेबलाइज होता है किसी कॉन्सेप्ट नहीं, इस ऑप्शन का आंसर नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, क्या होगा कि डिफाइन द एब्सोल्यूट जीरो, क्या होगा एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द एंट्रोपी, किसी सिस्टम के लिए उसकी एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है एंट्रोपी वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। ये बताता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होती है, क्लासियस इनइक्वालिटी अप्लाई कब करती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लासियस इनइक्वालिटी अप्लाइड टू ओनली रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, इस दो से तो ऑप्शन से आंसर नहीं होगा, एनी साइक्लिक नहीं, नॉन ऑफ दिस, इसमें से एक ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, किसमें होगा, 12 का जो आंसर होगा वो किसमें होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो क्लासिस इनक्वालिटी होती है वो हमारे पास दो फेज में डिपेंड करती है, एक होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें हम लिख सकते हैं एनी साइक्लिक, दोनों में भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि हमने बताया किसी सिस्टम की जो रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें जो किसी सिस्टम
और टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। और बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाती है, लेस देन टू 0, 0 से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी। इन दोनों वैल्यू की क्या हो जाती है, एनीसाइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यार, तेरा जो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट्स द चेंज इन सैचुरेटेड प्रेशर विद टेम्परेचर एट फेज बाउंड्री। विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई सा हमारा एक कैलकुलेट करते हैं द सैचुरेटेड प्रेशर विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ एट फेज बाउंड्री, तो उसकी बाउंड्री किस तरीके से फेस करती है, किसमें फेस करती है, जूल थॉम्सन इफेक्ट में, या कार्नोट इंजन, कार्नोट इक्वेशंस, या क्लासिस कैप्लर इक्वेशंस, या नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट्स, जब हम किसी में से किसी चीज को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज इन सैचुरेटेड प्रेशर, तो इसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ फेज बाउंड्री, बाउंड्री एंड टेम्परेचर के साथ उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इनमें से किसे कैलकुलेट करते हैं, किसमें कैलकुलेट करते हैं, जूल थॉम्सन इफेक्ट में, या कार्नोट इक्वेशंस में, क्लासिस कैप्लर, या डी। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस। क्या हो जाएगा, क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस। इस ऑप्शन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऑप्शन का जो आंसर हमारे पास 14 है। मैक्सवेल, जो मैक्सवेल्स हो रहा है, जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आर वैलिड फॉर, किस पे वैलिड होता है, ओनली क्लोज सिस्टम के लिए, या ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, या ए थर्मोडायनेमिक इन इक्विलिब्रियम, ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ, अगर हमारे पास ए फेज बी इस क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम फेज में है, जैसे कि हमारे पास एडियाबेटिक वॉल होती है, उसमें जो हमारे पास ए और बी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मैक्सवेल जो थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है आर वैलिड किस पे होता है, वो हमारा होता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू द कंप्लीट कन्वर्टेड हीट इनटू द वर्क एनी डिवाइस। क्या ये इम्पॉसिबल है किसी सिस्टम की जो वर्क को हीट में कन्वर्ट करना, एंड सिस्टम, किसी भी सिस्टम में हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, इज दिस द स्टेटमेंट, ये किस स्टेटमेंट बताता है कि हम करना असंभव है किसी सिस्टम की हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, किसी डिवाइस में कन्वर्ट करना असंभव है। ये कौन सा स्टेटमेंट बताता है, ये स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जीरोथ लॉ बताता है, जीरोथ लॉ बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है, सेकेंड या थर्ड लॉ। ये हमारा कहता है कि किसी सिस्टम में असंभव है कि पूरी उसकी वैल्यू को उसमें क्या करना, कन्वर्ट करना। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, इस ऑप्शन का जो आंसर होगा वो हमारा कहलाएगा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमने जैसे कि आपको बताया, सेकंड लॉ होता है कि इट इज इम्पॉसिबल द कंप्लीट कन्वर्ट हीट इनटू द वर्क बाय द एनी सिस्टम, किसी सिस्टम में टोटल जो हीट वर्क में कन्वर्ट करना क्या हो जाता, असंभव है। ये हमारा बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट कैन नॉट फ्लो वाई इटसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड बॉडी ए हॉट बॉडी, हु गिव इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। जो हमारा कह रहा है कि हीट कैन नॉट फ्लो, जो हमारे पास हीट कैन नॉट फ्लो हो रही है इटसेल्फ फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी में, जब हमारे पास कोल्ड बॉडी से हॉटर बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड लॉ में किसने बताया था, ये बताया था क्लासियस ने। किसने बताया था, क्लासियस ने। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लासियस ने। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें हमने आपको वीडियो बनाई है, आप देख लेना जाके, हमने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कैल्विन प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट आर द इक्विवेलेंट, या perpetual motions mechanics of the second tends in the impossibles. Next, complete conversions of the heat into the work is impossible. Heat cannot spontaneously flow from the cold body a hotter body. तो ये क्या हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। तो ये
स्टेटमेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। आपको पढ़ते मालूम पड़ा कि हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनली, ये कह रहे हैं हीट को हम कैन नॉट स्पॉन्टेनली फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी, किसी स्पॉन्टेनली फ्लो कर सकते हैं कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी सिस्टम की वर्क डन की आवश्यकता होती है, तो हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशंस द कॉन्सेप्ट। ये कह रहा है कि जो हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो एक्सप्रेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस कॉन्सेप्ट पर एक्सप्रेशन करता है, कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का वो किस पे करता है, वो हमारा करता है एंट्रोपी। एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी, अगर हमारे किसी सिस्टम को एक्सप्रेशन करेंगे तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये इस पे एक्सप्रेशन करता है कॉन्सेप्ट पे, वो करता है हमारे पास एंट्रोपी पे, जो एंट्रोपी कॉन्सेप्ट पे क्या है, रिलेटेड है। कौन सा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन कह रहा है ए यूनिक फंक्शंस। अगर हमारे पास एक यूनिक फंक्शन या और बोल सकते हैं पॉइंट फंक्शंस, हमारे पास एक यूनिक फंक्शन है, ये पॉइंट फंक्शंस है ऑफ ए सिस्टम, जो सिस्टम स्टेट इज, तो उसकी जो अवस्था होगी वो क्या हो जाएगी, वर्क हीट एंट्रोपी ऑल ऑफ एबव, सभी होगी। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा एंट्रोपी, क्या हो जाएगी, एंट्रोपी। इस ऑप्शन का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास एक यूनिक फंक्शन दिया है, अगर हमारे पास, अगर मान लीजिए एक यूनिक फंक्शन दिया है, अगर हमारे पास एक यूनिक फंक्शन है तो, या और पॉइंट फंक्शन है, तो उस सिस्टम किससे स्टेट की अवस्था होती है, एंट्रोपी, क्या हो जाती है, उसकी अवस्था क्या कहलाती है, सिस्टम की एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, जो एडियाबेटिक प्रोसेस करते हैं तब तो क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, या इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, या एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कि जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस में, हमने आपको बताया होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी रिमेन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इन, अगर एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी हमने आपको बताया एडियाबेटिक प्रोसेस, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन को करते चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन को टिक लगाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर हमारे पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, एक होता है हमारे पास इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, द चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इज जीरो। तो इसमें हमने अभी आपको पिछली बार बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, बात पूछ रहा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जो चेंज इन एंट्रोपी, तो वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो कह भी नहीं सकते, इसलिए पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव। इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा 22 का, वो हमारा क्या कहलाएगा, डी। 22 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो चेंज होगी वैल्यू तो जीरो, क्या हो जाएगी, जी। ऑप्शन का हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोसेस इज ए एसेंट्रोपिक, जो एसेंट्रोपिक प्रोसेस, कौन सा जो एसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। तो जो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो कहलाएगा हमारे पास बी, क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक। जो हमारे पास एसेंट्रोपिक प्रोसेस में, या कौन सा एसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक, कौन सा है, तो लिखेंगे एडियाबेटिक, ए एडियाबेटिक, ए एडियाबेटिक प्रोसेस इज, क्या हो जाएगा, एसेंट्रोपिक। इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ना कि आइसोकोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, एंट्रोपी की जो यूनिट इकाई क्या होती है, एंट्रोपी की जो यूनिट इकाई होती है वो डी क्यू अपॉन टी, जिसे हम बोल सकते हैं जूल, जूल पर टेम्परेचर को केल्विन, जूल प्रति केल्विन। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सी, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्लासियस थ्योरम, अगर हमारे पास क्लासियस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस,
तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बताया था डिक्यूज टेम्परेचर इक्वल टू 0, इस वैल्यू की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो जो 25 का आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगाते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 26 ए रिवर्सिबल साइक्लिक, अगर हमारे पास रिवर्सिबल साइक्लिक है तो उसका जो पॉइंट फैक्टर डी क्यू अपॉन टी, जो डॉलर्स का साइन बनाया है, इस क्या हो जाता है, अगर हमारे पास रिवर्सिबल होगा तो रिवर्सिबल में हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल टू 0। ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया, एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल, जैसे कि आपको दिख रहा है रिवर्सिबल, एक हो जाता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारे पास एंट्रोपी होती है इज इक्वल टू ए ग्रेट लेस देन टू 0, 0 से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ये ध्यान रखना इरिवर्सिबल प्रोसेस में। और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो साइक्लिंग में जो फैक्टर डी क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसकी जूमिंग को कम करते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ए सिस्टम, ए ट्रू स्टेटमेंट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में उसका सही स्टेटमेंट क्या है। तो एक सही स्टेटमेंट है जैसे कि एक इंटरनल एनर्जी चेंज इन द ऑल प्रोसेस, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सभी सिस्टम में या सभी प्रोसेस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसा होता है, नहीं होता है ना, तो ऐसा सिस्टम में होता ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को हम काट देते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन, हाँ ये करेक्ट है। देखो नीचे जाने से फायदा नहीं है, जब हम समझ गए कि इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर क्या है, स्टेट फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया होगा, आप हमारे लेक्चर में डालना कि जो स्टेट फंक्शन, तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है उसको हम थोड़ा डिटेल समझाया, जिसमें एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो उसके फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, यू, जैसे कि हमने बताया होगा इंटरनल एनर्जी में, जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दो क्या होती है, इंक्लूडिंग होती है। तो ये हमारे पास स्टेट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास द algebraic sum of entropy change in a complete Carnot cycle is, अगर हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल कार्नोट दिया है, एक साइकिल है जो कार्नोट क्या है, कंप्लीट है, तो उसका जो अलजेब्रिक जो सम होगा एंट्रोपी का वो चेंज होगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, डिपेंड ऑफ सोर्स एंड सिंक एंड टेम्परेचर। हाँ, क्यों, उसके जो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। 29 का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 का जो आंसर होगा, 28 मिसिंग है, 29 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हमारे पास एक कंप्लीट कार्नोट साइक्लिक है तो उसका जो सम हो जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ना कि सोर्स एंड सिंक पर डिपेंड करेगा। सोर्स सिंक क्या होते हैं, हमारे पास दो सोर्स होते हैं, यहाँ पे जैसे सोर्स मान लो, एक हमारे पास टी, जो हमारे पास सोर्स ये हो जाता है सिंक, इसे बोल सकते हैं हॉट, इसे बोलते हैं कोल्ड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इस पर रख देखते हैं, हम इसको कोल्ड हॉट पे रखेंगे, हॉट पे क्या प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल आइसोप्रोसिक, फिर इसको हम कोल्ड पे रखेंगे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरीके से एक्सपेंशन और क्या हो जाता है, कंप्रेशन, ये तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30, हमारे पास लगभग क्वेश्चन काफी है और फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज होती है, पॉजिटिव इन रिवर्सिबल प्रोसेस, नेगेटिव इरिवर्सिबल प्रोसेस, पॉजिटिव रिवर्सिबल प्रोसेस, या नॉन ऑफ दिस। इसमें से देखो एक तो आंसर है, इसमें से एक तो आंसर है, कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप याद रख लेना, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेगा, जब बात करेगा अपोजिट की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जब बात करेगा पॉजिटिव की तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। जब बात करेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप जायज समझेंगे ना। देखो, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव, कौन सा करेक्ट कर रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव कह रहा है तो इरिवर्सिबली पॉजिटिव, यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे है। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो ये वाला जो, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव होता तो ये वाली प्रोसेस क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास
किसकी बात करेगा, पॉजिटिव की, तो वहां पर प्रोसेस होगा हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब आप बात करेगा निगेटिव की, तो यहाँ पर हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रोसेस। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट क्वेश्चन करते। इन एवरी इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, अगर हमारे पास सिस्टम कैसा दिया होगा, सिस्टम हमारे पास कैसा दिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में है तो द एंट्रोपी सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। देखो जब इरिवर्सिबल दिया तो हमने क्या बताया था, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, इस फेज में हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, पॉजिटिव। अगर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग हो जाती है। इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, इन द कंप्लीट साइक्लिक रिवर्सिबल इंजन चेंज इन एंट्रोपी इज। हाँ, अगर हमारे पास एक कंप्लीट साइक्लिक रिवर्सिबल इंजन है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, हमने अभी बताया था क्या हो जाएगी, डिपेंड ऑफ इफिशियंसी, जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 32 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा, अगर हमारे पास कंप्लीट, जहां पर आपको बात करेगा कंप्लीट साइक्लिक की, वहां पर वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, जीरो। अगर रिवर्सिबल इंजन की बात करेगा, उसकी एंट्रोपी पूछेगा, तो आप वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव बता सकते हैं। जहां पर अगर कंप्लीट साइकिल की बात करेगा तो वहां पर हमारी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, जीरो। ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारे पास जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, इन द इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। अगर हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में उसकी एंट्रोपी डिक्रीजिंग होगी, क्या हो जाएगी, 33 का जो आंसर होगा, डिक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग होगी, या बिकम टू जीरो, या रिमाइन स्टेबल। रिमाइन स्टेबल जीरो से मतलब नहीं, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रिवर्सिबल पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीजिंग होगी, एंट्रोपी इंक्रीजिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कार्नोट साइक्लिक द चेंज इन द एंट्रोपी द वर्क सब्सटेंस इज। इस तरीके से क्वेश्चन फटाफट हम करा रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर हमारे पास एक कार्नोट साइक्लिक है, द चेंज ऑफ एंट्रोपी इज वर्क द सब्सटेंस किस पे काम करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जब बात कर रहा है कि इन ए कार्नोट साइकिल, जब किसी कार्नोट साइकिल की बात करेगा तो चेंज इस एंट्रोपी वर्क सब्सटेंस इज जीरो। क्या हो जाएगा, वर्क सब्सटेंस उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एंट्रोपी में चेंज सिर्फ खाली उसकी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल करता तो हमारे पास वैल्यू आती पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसलिए इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, अगर हमारे पास कार्नोट इंजन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पीस ऑफ आइस बट इन ए कप ऑफ वाटर दैट एंट्रोपी। तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है घटती है जब हम किसी पीस यानी आइस के टुकड़े को कप में, पानी के बर्फ में डालते हैं, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, आइस इंक्रीजिंग होती है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास, इन ऑल द नेचुरल प्रोसेस या ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस, या नेचुरल प्रोसेस बोल लो या इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसकी एंट्रोपी यूनिवर्स ऑलवेज क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग हो जाती है या इंक्रीजिंग हो जाती है। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, बढ़ रही है। हमारे पास कैसा है, इरिवर्सिबल पॉजिटिव, ऑलवेज क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी, जहां पर आपको इरिवर्सिबल की बात करेगा वहां पर पॉजिटिव, यहाँ पर रिवर्सिबल की बात करेगा वहां पर नेगेटिव, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैन बी द एक्सप्रेस एज। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है, ये करता है डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो। इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 37 का बी, नहीं, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, डी क्यू अपॉन टी लेस देन जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो से छोटा होगा, ये तो ग्रेटर देन हो रहा भाई, जीरो से ग्रेटर देन हो रहा। सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी सिस्टम की जो हमारे पास एंट्रोपी होती है, जो किसी सिस्टम में एंट्रोपी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो के बराबर, यानी कि जीरो के बराबर बट जीरो से छोटी। क्या हो जाती है, जीरो के बराबर एंड जीरो से छोटी। इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाता है, dq अपॉन टी बराबर एस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर पहुंचा दो, dq बराबर टी डी एस, इसको डी एस बना दो, तो हमारे पास ऑप्शन का आंसर कहाँ पे दिख रहा होगा, dq बराबर टी डी एस। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड ऑफ टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम क्या होता है, इस तरीके से बनते हैं, ये टेम्परेचर के लिए, एंट्रोपी के लिए बताता है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, सिस्टम की इक्वल हो जाता है, और ये हमारे क्या हो जाता है, इस सिस्टम की इक्वल हो जाता है। तो जो हमारे पास टेम्परेचर होता है तो इस सिस्टम के हमारे पास वैल्यू के अकॉर्डिंग बराबर हो जाता है, और ये हमारे एंट्रोपी के बराबर हो जाता है। अगर हमारे पास एक कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड दिया है तो ऑन ई सिस्टम टीएस डायग्राम बाई क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल या सर्कुलर। तो सर्कुलर हमने बनाया नहीं है, पैरेलल स्क्वायर में है नहीं, ठीक है, वर्ग में कह नहीं सकते, बट इसको हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, पैरेललोग्राम होगा नहीं। हम यहाँ पे फंसेंगे किस पे, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो हमारा कैसा होता है टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम होता है हमारे पास जो रेक्टेंगल टाइप का। कैसा होगा, रेक्टेंगल टाइप, जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताएं इस तरीके से, ये हमारा होता है टी, ये हो जाता है एस, टीएस डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास आइसोथर्मल लाइंस ऑफ टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में जो आइसोथर्मल लाइंस होती है कौन सी है, पैरेलल टू एस एक्सिस पे आइसोथर्मल लाइन, या टी पैरेलल टू टी एक्सिस, या एट एन इंक्लाइनेशन, या एट एन इंक्लाइनेशन 45 डिग्री, नहीं, या तो टी या तो एस। जब हम बात करेंगे टी एंड एस, जहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आइसोथर्मल, जब बात करेगा आइसोथर्मल लाइन की तो उसमें केस में क्या हो जाता है हमारे पास एस, ये क्या हो जाता है आइसोथर्मल लाइन, जिसे बोलते हैं एस एक्सिस, क्या हो जाती है एक्स, सॉरी एस एक्सिस, ये हमारी क्या हो जाती है एस की एक्सिस, ये हमारी एक्सिस है, जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, इसलिए हम लिखते हैं इसको टी एक्सिस, ये हो जाती है एक्स एक्सिस। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल लाइंस टी एस डायग्राम में पैरेलल टू एस एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडियाबैटिक लाइन ऑफ टी एस डायग्राम। जब एडियाबैटिक की बात करेगा तो टी, ये हमारा क्या हो जाता है, टी हो जाता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, और ये हो जाता है आइसो, तो एडियाबैटिक, और ये क्या होता है आइसोथर्मल। तो ये हो गया, किसके बराबर होता है, पैरेलल टू टी एक्सिस, किसके बराबर हो जाता है 41 का टी एक्सिस। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। दो कंडीशन याद रखना, जैसे कि हमारे पास जो एंगल होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, और इसको जो टी होता है इसे हम बोल सकते हैं एडियाबैटिक, ठीक है, बोलते हैं एडियाबैटिक, और एस को बोलते हैं हम आइसोथर्मल। ठीक है, अब कह रहा है कि द प्रोसेस शो बाय द अटैच्ड टीएस डायग्राम। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब हम एक पेज चलते हैं उसी फेज के क्वेश्चन पूछता है। ये पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में शो करिए कि अट्रैक्ट है टीएस डायग्राम में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक या आइसोकोरिक। तो 42 जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक, ना कि आइसोथर्मल। ये कह रहा है कि द प्रोसेस शो वाई द अट्रैक्ट, यानी जुड़ते हैं टीएस डायग्राम में एडियाबैटिक प्रोसेस, किसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में। इस ऑप्शन का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चंस काफी है, फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं, लगभग आपकी 100 क्वेश्चन है, थोड़े ही क्वेश्चन है, फटाफट लगाते छोटे छोटे क्वेश्चन है। फॉर ए कंप्लीट साइकिल, हमारे पास कंप्लीट साइकिल लेगा तो करेक्ट ऑफ रिलेशन, उसका जो रिलेशन होगा वो करेक्ट क्या होगा, अगर हमारे पास कंप्लीट साइकिल का, कंप्लीट साइकिल क्या हो जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया होगा टी डी बराबर टी डी एस, जैसे टी डी एस बराबर पी डी वी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, जब 43 का पूछा है तो 43 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। जैसे हमारे पास बंद क्लोज सरफेस इंटरवल है तो पी डी वी बराबर इंटरवल टी डी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ कार्नोट साइक्लिक ऑन टी एस डायग्राम रिप्रेजेंटेड। ये कह रहा है हमारे पास एक कार्नोट साइकिल है, ठीक है, एक कार्नोट साइकिल है ऑन टीडीएस डायग्राम रिप्रेजेंटेड है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हीट ऑब्जर्व फॉर्म ऑफ सोर्स, तो वो सोर्स से हीट ऑब्जर्व करेगा या हीट कन्वर्ट इनटू द सोर्स
हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क, या हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। ए टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द सोर्स एंड सिंक या इफिशिएंसी इंजन। तो जब कह रहा है हमारे पास एक कार्नोट इंजन टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट होता है, तो उसका जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारे पास हीट कन्वर्ट इनटू द वर्क, वो हीट को वर्क में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया इनक्लोज बिटवीन ए कर्व ऑफ एंट्रोपी एक्सिस टीएस डायग्राम डिनोटेड। अगर हमारे पास एक एरिया इनक्लोज्ड है बट बिटवीन, बिटवीन कह सकते हैं जब हम दो पक्षों की बात करते हैं, एक कर्व एंड द एंट्रोपी एक्सिस टीएस डायग्राम, ये कर रहा है एंट्रोपी एक्सिस ऑन ए टीएस डायग्राम डिनोटेड, क्या करेगा, हीट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर हीट करेगा, वर्क डन करेगा, कैपेसिटी करेगा, या नॉन ऑफ दीज करेगा। तो 45 का जो आंसर होगा, जो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, हीट ट्रांसफर, हीट का क्या हो जाता है, ट्रांसफर होने लगेगा जब हमारे पास एरिया इनक्लोज्ड। जब हम जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें आपके पास ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसमें हम हीट को एक्सपेंशन करते हैं तो उसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देते हैं, तो उसके बाहरी ओर क्या हो जाती है, उसके सराउंडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके जो सराउंडिंग में देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हीट ट्रांसफर, हीट का क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस टेकिंग फॉर्म ए, अगर ए टू बी be a three path ACB and AB and ADB ट्रांसफर हीट इज मिनिमम इन। तो जो सबसे कम हीट का ट्रांसफर किस में होगा, वो हमारा किस तरीके से, अगर हमारे पास सिस्टम दिया है, जैसे कि आपको पता है एक सिस्टम दिया है, इस तरीके से आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पास ए बी सी डी, ठीक है, एक हमारे पास ए बी सिस्टम है, एक हमारे पास ए बी सिस्टम है, एक हमारे पास ए सी बी सिस्टम है, इस तरीके से एक हमारे पास ए सी बी सिस्टम है, एक ए डी बी सिस्टम है। अगर हमारे पास ए सी बी और ए डी बी सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम दिए हुए हैं, तो हीट का जो ट्रांसफर होगा सबसे कम किसमें होगा, वो हीट का ट्रांसफर होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा किसमें कम होगा, वो होगा हमारे पास ए डी बी, ए डी बी इस वाले सिस्टम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट है। ये थोड़ा डायग्राम पे होता है, इसको हम थोड़ा डायग्राम में समझा देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जो 46 क्वेश्चन है उसको थोड़ा डायग्राम से रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप याद कर लेना जो हमारे पास सबसे कम जो हीट का ट्रांसफर होगा वो हमारा होगा ए डी बी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर सेम, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास जो ट्रांसफर हीट इनटू द थ्री प्रोसेस, अगर हमारे पास तीन प्रोसेस में हो रहा है तो इस ऑप्शन का आंसर जाहिर से पहला ही होगा, क्योंकि जब हमारे पास ए बी ए डी बी ए बी ए डी सी, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, पहला ही बनेगा टीएस डायग्राम का। ये किस पे रिलेटेड है, टीएस डायग्राम, टीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम में करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, ये कहता है कि जो स्लोप इज आइसोबारिक कर्व बराबर स्लोप ऑफ द आइसोकोरिक कर्व, नहीं, ये हो जाता है हमारे पास प्योर। जब हमारे पास टीएस डायग्राम में जो तो करेक्ट स्टेटमेंट होता है, ये स्लोप आइसोकोरिक कर्व, जो गामा हमारा बताता है हीट कैप, हीट इफिशियंसी क्रॉस गुणा स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व, ये क्या हो जाता है, आइसोबारिक स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व। इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा करके बताते हैं, बड़ा करके होता है, बट इसको थोड़ा इन्होंने शॉर्ट में है, हम इसको थोड़ा आपको शॉर्ट में ही समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं, इनके कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो टीएस डायग्राम है, ठीक है, टीएस डायग्राम में कि जो उसका स्टेटमेंट होता है वो किस तरीके से करेक्ट होता है, अगर हमारे पास स्लोप आइसोकोरिक होगा, अगर हमारे पास जो ढलान होगी, उसकी जो ढलान होगी वो कैसी होगी, आइसोकोरिक कर्व बराबर किसके बराबर होगी, अगर हमारे पास हीट, जिसे हीट इफिशियंसी ने बताया था, स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है for the initial state and same increase entropy the process in the increasing order of heat transferred are,
तो इसमें क्या हो जाएगा कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, नहीं, ये ऑप्शन का आंसर जो क्या हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, 49 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डी। क्या कहलाएगा, डी। डी यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, डी हमारा क्या कह रहा है, तो एडियाबेटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो क्रम होता है वो चलता है। पहला आता है हमारे पास एडियाबेटिक, आइडियाबेटिक के बाद आइसोकोरिक, आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल। ठीक है, इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारे पास इस सवाल इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछता है, अगर आपको पूछेगा तो एक का सवाल देखने को मिलेगा, जैसे कि इफ लेटेंट, हमारे पास एक लेटेंट हीट ऑफ आइस, बर्फ की कितना 80 केल्विन ग्राम, चेंज इन एंट्रोपी 10 ग्राम आइस टू 0 डिग्री मेल्ट पर इनटू द वाटर सेम टेम्परेचर टी। तो ये कह रहा है कि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, समान है। तो हमें इसमें क्या याद करना है, उसका जो वाटर सेम टेम्परेचर, लेटेंट हीट आइस, हीट आइस में कितनी दी है, जो लेटेंट हीट आइस जिसे एल बराबर हम डिनोट करते हैं, तो एल बराबर लेटेंट हीट आइस कितनी है, 80 दी है। बट कितना ग्राम का है, तो एम बराबर इन्होंने दिया है 10 ग्राम की। आइस आइस में कितना ग्राम का, 10 ग्राम का। बट यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रहा है, 0 केल्विन दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है Q बराबर, देखो यहाँ पर थोड़ा समझा देते हैं, Q बराबर हो जाता है m इंटू द्रव्यमान इंटू लेटेंट हीट। तो यहाँ पे m हमारे पास कितना दिया, 10 ग्राम, ये कितना 80 केल्विन, तो ये क्या हमारा कितना हो जाएगा, 800, कितना हो जाएगा 800। तो जो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी डी क्यू बराबर या क्यू बराबर इसे मान सकते हैं 800। हमारे पास फार्मूला होता है एंट्रोपी इसकी डेल्टा एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। तो टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन, और केल्विन को टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 273, कितना हो जाएगा 273 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास 800 बट्टे 273, तो इसको हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सी। लगभग आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 ग्राम की आइस है, 0 चार्ज, जो चेंज आप 2 ग्राम वाटर एंड 0 ग्राम चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी। इसी तरीके से आप यह सवाल लगाएंगे तो इसमें आपको दो चीज देखने को मिलेगी, या तो रिपीटेड पॉइंट ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। जब दो एक से दिख रहे हैं तो इसमें से बी या सी एक ही करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, अगर हमारे पास एम कितना दिया है 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना दिया है 100 ऑफ द लेटेंट हीट, जो हमारे पास एल बराबर कितना दिया इतनी। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास लेटेंट हीट कितनी मिल जाएगी 540 बट्टे 100 373। इसको इससे डिवाइड कर दो, 540 को 373 से 1.3 केल्विन, यानी कि ऑप्शन सी की तरफ हम जाएंगे। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी की तरफ हम क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि एंट्रोपी वर्ल्ड ऑफ इंक्रीजिंग, नहीं, ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि इट इज इम्पॉसिबल, संभव है रीच एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉसिबल इज रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम टू एब्सोल्यूट जीरो इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस, दिस इज थर्ड लॉ, दिस इज थर्ड लॉ। अभी मैंने बताया था कौन सा लॉ, दिस इज थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a temperature approach absolute zero, the entropy approach a constant value, this ये कह रहा है अगर हमारे पास टेम्परेचर अप्रोक्स एब्सोल्यूट जीरो है
तो एंट्रोपी अप्रोक्स इज कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज लॉ हमारा कौन सा होगा, 55 का भी हमारा थर्ड लॉ कौन सा होगा, थर्ड लॉ। अगर हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है तो एंट्रोपी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जायज है। ये हमारा क्या बताता है, थर्ड लॉ बताता है। थर्ड लॉ फिर आ गए, थर्ड लॉ बताता है टी एस बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू 0। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो लिमिट हम लिखेंगे टेंस टू 0 और लिमिट यानी टी टेंस टू 0। जब हमारे पास किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि एंट्रोपी इक्वल टू 0, तो टेम्परेचर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे आपको समझाया होगा, देखो क्या बताया, यहाँ पर हमने आपको बताया कि इट इज इम्पॉसिबल रिड्यूस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम एब्सोल्यूट 0 इज इनफाइनाइट नंबर फॉर प्रोसेस क्या बताता है, ये प्रोसेस कहता है हमारा थर्ड लॉ। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एंट्रोपी टेम्परेचर की 0, तो इसकी एब्सोल्यूट जो एंट्रोपी होगी इज 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंबाइंड फॉर्म द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो हमारे पास कंबाइंड कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यू माइनस डब्ल्यू। इस तरीके से हमने आपको बताया होगा एच बराबर यू माइनस इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, और वर्क हो जाता है एम माइनस के पी डी बी। जब बात माइनस की चल रही है तो माइनस से पी डी बी डी यू और टी डी एस। तो 57 का जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव प्लस। तो प्लस में ये वाली कंडीशन दो, पी डी बी यू यू वाली, तो यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है एच बराबर यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एच, इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यहाँ पर यू हमारी इंटरनल एनर्जी वर्क वर्क हो जाता है यू बराबर पी डी वी, और ये हमारे पास एच जिसे हम क्यू मानते हैं, क्यू बराबर हो जाता है टी डी एस। की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सही से समझा दे। देखो यहाँ पे डी एस बराबर हो जाता है डी क्यू अपॉन टी, यहाँ पे टी डी एस बराबर क्या हो जाता है डी क्यू, और यहाँ पे हमने हमें बताया था क्यू बराबर मान लो या वेयर एच बराबर, कहीं पर एच नहीं लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं यू प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है पी डी वी, और यहाँ पे हम वैल्यू सीधे रखते हैं टी डी एस की वैल्यू रखेंगे तो टी डी एस बराबर यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है छापो करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, हमेशा जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है या यूनिवर्सल कांस्टेंट है ऑलवेज 0। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। इंटरनल अगर हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है तो इसकी इंटरनल एनर्जी फॉर ए सिस्टम इज ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी स्टेट फंक्शन होती है। कैसी होती है, स्टेट फंक्शन होती है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन जैसे कि हमने बताया एफ बराबर क्या हो जाता है यू प्लस टी डी एस। हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस 59 का जो आंसर हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज फंक्शंस यू बराबर टी डी एस, किसका होगा प्लस माइनस, यहाँ पे आप बताइए। देखो जब हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की बात करेंगे तो वहां पे फंक्शन हो जाता है एफ फंक्शन। जैसे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं या डेल्टा एस से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एस से हम एंट्रोपी लिखते हैं, यहाँ पे एफ मानते हैं। तो यू इंटरनल एनर्जी एंड टी एस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिब्स फंक्शंस। गिब्स फंक्शंस क्या होता है, गिब्स फंक्शन जी, जिसे हम जी से रिलेट करते हैं, तो जी हमारा होता है जी बराबर एच माइनस टी एस। यहाँ पे आपको जी बराबर एच माइनस टी एस। टी हमारे पास टेम्परेचर, एस एंट्रोपी है, जहाँ एच हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, तो जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जी एच माइनस टी डी एस। ये हमारा मतलब है गिब्स फंक्शन, ना कि प्लस। ये ध्यान रखना जी और एफ क्या हो जाता है, एच हमारा ये वाला हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा पास माइनस में, और ये वाला क्या हो जाता है प्लस में। ठीक है, आप समझ ही होंगे, 59 का आप समझ ही होंगे पहला, और ये क्या हो जाता है माइनस में, ये क्या हो जाता है प्लस में। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सेप्ट करेक्ट रिलेशन बताइए। जी बराबर हमने क्या बताया था, जी बराबर आपको पता होना चाहिए u माइनस टी एस, माइनस के बताया था एक्सेप्ट का क्या बताया था, जी बराबर होता है u माइनस टी एस, नहीं, जी बराबर u प्लस पी बी माइनस टी एस। इस तरीके से हम लिखते हैं गिब्स समीकरण का फार्मूला। कैसे, जैसे कि हमने अभी आपको बताया जी बराबर क्या हो जाता है, साठ को जी बराबर हमारा होता है एच माइनस टी एस, जहाँ हम एच बराबर वैल्यू रखेंगे एच बराबर यू माइनस पी डी या पी बी, तो इस तरीके से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जी बराबर यू माइनस पी बी माइनस टी एस। तो ये तरीका जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस में, यानी कि जी बराबर यू प्लस पी बी और टी एस। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रख रहे हैं, एच, एच या क्यू, जैसे यू प्लस पी बी हमने अभी बताया था, ठीक है। इस ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन रिमेन कांस्टेंट इज आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। तो जो हमारे पास आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक की फंक्शंस की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, गिब्स फंक्शन बताता है, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बताता है, ए या बी दोनों बताते हैं। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हमारे पास गिब्स। गिब्स क्या बताता है कि आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस गिब्स फंक्शंस इज फंक्शंस रिमेन कांस्टेंट, क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है इस फंक्शन में जो आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन जी बराबर हमने अभी आपको बताया था, आपको पता होगा टी डी एस, यहाँ पे एच माइनस टी एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनकरेक्ट रिलेशन क्या हो जाता है, एफ बराबर यू माइनस टी एस। इनकरेक्ट रिलेशन क्या होगा, देखो एफ बराबर हमने बताया था एफ बराबर यू माइनस टी एस या एच बराबर यू ए बी, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं है। तो जी बराबर एच प्लस टी एस प्लस वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो एफ बराबर, तो 63 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जी बराबर एच प्लस टी एस, ये करेक्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप बताना इनकरेक्ट, हाँ डाउट नहीं है, हम क्वेश्चन से ही थोड़ा गलत पढ़ा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, करेक्ट है या इनकरेक्ट, बात कर रहा है इनकरेक्ट, तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट है क्योंकि जी बराबर हमारा एच माइनस टी एस होता है, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। बट ये हमारा करेक्ट है, एफ बराबर एच बराबर और डी यू बराबर टी एस एंड पी बी, ठीक है। इस ऑप्शन में जो आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, जो हमारे पास रिलेशन होता है डी पी अपॉन डी टी बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो हमारा किसके बराबर होता है, वो होता है डी एस अपॉन डी बी इज इक्वल टू टेम्परेचर। किसके बराबर होगा, टेम्परेचर के बराबर। तो इस ऑप्शन का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट जो रिलेशन होता है, देखो हमारे पास 4 रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन क्या कहता है, पहला रिलेशन हमारा ये कहता है कि पहला इन्होंने रिलेशन पूछा है जो टेम्परेचर इज चेंज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है एस, जहाँ एंट्रोपी इज माइनस के डी पी अपॉन डी एस, ठीक है, बी। इस तरीके से ऑप्शंस क्या हो जाएगा, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। तो रिलेशंस हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट, और ये हमारे क्या हो जाते हैं सेकंड हो जाता है, ये वाला हमारा थर्ड हो जाता है। इस तरीके से जैसे हम आगे आगे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल रिलेशन। तो इनमें से कौन सा जो रिलेशन है जो मैक्सवेल से सेटिस्फाई नहीं है, कौन सा रिलेशन नहीं है। देखो पहला रिलेशन देखो इस तरीके से हम पढ़ते हैं डी एस अपॉन डी वी अपॉन टी बराबर डी पी अपॉन डी टी एंड पी। तो इसमें ये वाला तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये वाला रिलेशन पी और बी और पी इन टी, सॉरी एस, पहला रिलेशन कौन सा था, एस वाला था, एस और बी बराबर डी पी अपॉन डी टी, ये तो इसके बराबर हो जाएगा। बट हमारा सेकंड भी है तो डी एस अपॉन डी पी
डी एस अपॉन डी पी, बट माइनस में आएगा, हाँ ठीक है माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस के डी वी अपॉन डी टी इंटू पी, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा ये वाला हमारा गलत है, कौन सा, ये वाला रिलेशन हमारा क्या गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का होगा डी पी अपॉन डी वी टी बराबर डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू जी, ये रिलेशन क्या हमारा गलत है। ये तीन रिलेशन हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा दूसरा तीसरा और चौथा इस तरीके से रिलेशन है बने हुए, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन कह रहा है कि मैक्सवेल रिलेशंस दैट द क्लासेस कैप्लरॉन इक्वेशंस, ये कह रहा है कि मैक्सवेल रिलेशंस बताइए दैट गिविंग क्लासेस कैप्लरॉन इक्वेशन में, तो इसमें क्लासेस कैप्लरॉन इक्वेशन में जो मैक्सवेल रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, इसमें आप याद कर लेना कि देखो हम आपको थोड़ा समझा, इसको थोड़ा बड़ा है वो हम आपको लेक्चर में समझा देंगे, बट आपको इसको याद कर लेना क्या होता है कि मैक्सवेल रिलेशन में जो क्लासेस कैप्लरॉन इक्वेशन होती है वो हमारी इक्वेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन होती है हमारे पास डी एस टर्न चेंज टू वॉल्यूम और टी टेम्परेचर के साथ, और डी पी अपॉन डी टी चेंज टू टेम्परेचर के साथ बी, तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासेस कैप्लरॉन इक्वेशन, क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस क्या हो जाती है, क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशन हो जाती है डी पी अपॉन डी टी बराबर एल टी डी वी मैन वी टू माइनस बी वन, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा बी लिख सकते हैं इंटू टी, इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 68 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हमारा ये था 68 क्वेश्चन, ठीक है। 68 क्वेश्चन क्या बताया था, ये बताया था क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस, ठीक है। क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस जैसे कि हमने अभी आपको वैल्यू बताई थी डी पी अपॉन डी टी बराबर एल टी बी टू माइनस बी वन, क्या हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट, क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस यूज टू द स्टडी, तो हम किस लिए इसको स्टडी के तौर पर बताइए, क्लासियस कैप्लरॉन इक्वेशंस एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट होता है, या कंडेंशन होता है, या एटमॉस्फेयर द ह्यूमिडिटी होती है, तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा बी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है इफेक्ट प्रेशर होता है, तो हमारे प्रेशर में क्या हो जाएगा इफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। ये बताता है क्लासियस कैप्लरॉन, किस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं क्वेश्चन में, इसको इस तरीके से स्टडी करते हैं जैसे कि इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इसके प्रेशर क्या हो जाता है इफेक्ट होने लगता है। फिर हमारे पास कैप्लरॉन लेटेंट हीट इक्वेशंस इज, लेटेंट हीट इक्वेशंस क्या हो जाती है, तो इसकी लेटेंट हीट इक्वेशंस हो जाएगी जैसे मैं अभी डी पी अपॉन डी टी एल बराबर टी बी टू, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, इससे रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्पेसिफिक ए पीस ऑफ आइस, अगर हमारे पास एक आइस का टुकड़ा है, वॉल्यूम उसका आयतन V1 दिया, मेल्ट इनटू द वाटर V2 और जीरो टेम्परेचर, अगर हमने अभी आपको फार्मूला बताया था व्हाट इज द करेक्ट, तो इसमें से करेक्ट क्या होगा, जैसे कि आपको ये वाली वैल्यू जैसे हमने अभी आपको बताई थी डी पी अपॉन डी टी बराबर एल अपॉन टी वी टू माइनस बी वन, तो इस तरीके से जो वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी, टेम्परेचर उन्होंने क्या बताया था 0 डिग्री केल्विन, तो 0 डिग्री केल्विन पर, तो 0 डिग्री केल्विन पर टेम्परेचर V2 माइनस V1, तो V2 माइनस टी बी वन, तो V2 बराबर टी बी वन, तो यहाँ पे B1 टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो B2 B1, और B1 यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू दी है मेल्ट पॉइंट ऑफ द वाटर, तो ये सब 71 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बी, B1 के जो वैल्यू मान होगा वो B2 से ग्रेटर देन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 7 मान लो जू थॉम्सन इफेक्ट एंड इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो 72 क्वेश्चन कह रहा है वेन प्रेशर ए पीस ऑफ आइस, अगर हमारे पास एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है, वेन प्रेशर ऑन ए पीस ऑफ आइस इज इंक्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर हमारे पास एक
आइस को टुकड़ा है उसको इंक्रीज करना है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग होगा। अगर हम बर्फ क्या होगी, घटेगी। ये कह रहा है कि भिन्न प्रेशर, अगर हम प्रेशर ऑन द पीस टुकड़े पर हम प्रेशर देते हैं तो उसकी जो इंक्रीज इज द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, तो टुकड़ा क्या हो जाएगा, घटेगा। बट इसको पानी में डालते हैं तो इंक्रीजिंग, तो वो क्या हो जाएगा, टुकड़े का मान बढ़ता है। जब हम इस पर किसी प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, लगभग आपके यहाँ पे 80 क्वेश्चन 82 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऑन द इंक्रीजिंग प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट इज लिक्विड। लिक्विड में जब हम बॉइलिंग पॉइंट है गर्म करते हैं लिक्विड को, तो इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग करेंगे। जब प्रेशर को हम बढ़ाने पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट गर्म होता है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, रिमेन अनचेंज होगा, बिकम अनस्टेंड होगा। तो रिमेन अनस्टेंड का मतलब नहीं है, बट यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी डिक्रीजिंग नहीं करे, इंक्रीजिंग करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज, यानी कि उसके जो लिक्विड को, उसके जो मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर हमारे पास इंक्रीजिंग प्रेशर लगा रहे हैं तो ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। 73 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टू पीस ऑफ आइस आर प्रेजेंट, जो precede together they join the phenomenon is। जब वेन ऑफ टू पीस आइस, जब दो टुकड़ों को हम आपस में धरकर रगड़ते हैं तो उसमें एक फिनोमिनन, कौन सी क्रिया होती है, वो हमारी क्रिया कहलाती है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होते हैं, हिमीकरण या हिमीभवन। ठीक है, ना कि फ्यूजन्स। जब हम दो टुकड़ों को आपस में धर के इसको फोर्स, यानी कि दो टुकड़ों को आपस में रखकर उस पर प्रेशर लगाते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण या हिमाकरण क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if the relations of isothermal and adiabatic elasticity जो E T S E S इस करेक्ट रिलेशंस क्या हो जाता है, जब हमारे पास E T E S बराबर इक्वल टू 75 का जो आंसर होगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास CP एंड CB I अपॉन R, जीरो इज दिया, यानी कि जो वायु में इसका मान हो जाता है 1.7, किसका, गामा का मान जो हो जाएगा 0.71। और ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, चार ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ आइडल गैस, आइडल गैस में जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है वो मान इन्होंने दिया है गामा बराबर 1.4 इज 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी भी, एडियाबैटिक प्रोसेस दिया है तो हमारा क्या हो जाता है, गामा दिया है तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, ई एस ई टी बराबर, तो 1.4 इंटू इसकी गुणा हो जाएगी 2 गुणा 1.5, तो इसकी क्या हो जाएगा 28.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इज जूल केल्विन इफेक्ट। जूल केल्विन इफेक्ट में अगर हमारे पास क्वांटिटी कांस्टेंट है तो जूल केल्विन इफेक्ट क्या होगा, एंट्रोपी, एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। जूल पर केल्विन इफेक्ट, तो जूल पर केल्विन इफेक्ट होता है हमारे पास एंथैल्पी, ना कि एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या हो जाता है, ds t क्यू अपॉन टी, टेम्परेचर प्रति केल्विन। और जूल इंटू केल्विन इफेक्ट क्या हो जाता है, एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, एंथैल्पी एंट्रोपी में बहुत चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर इन जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट में जो टेम्परेचर का इन्वर्जन होता है वो वैल्यू का मान क्या होता है, 2a अपॉन आर बी, 2a अपॉन आर बी। जहाँ पे देख रहा है ऑप्शन ए करेक्ट, उत्तर का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज इन्वर्शन टेम्परेचर टी आई, जो आई
जो हमारे पास आई क्या बताता है, इन्वर्शंस इज ड्रॉप इनटू द गैस टेम्परेचर 0 टू देन। अगर हमारे पास 0 टू देन, 0 के समथिंग मान लो अप्रोक्स बराबर है, अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जब हम किसी जूल थॉमसन एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इन द इन्वर्शन टेम्परेचर, इन्वर्शन टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं टी आई, इन्वर्शन टेम्परेचर इज ड्रॉप इन द गैस टेम्परेचर। अगर हमारे पास एक गैस टेम्परेचर इक्वल इज जीरो वेन, तो ये क्या हो जाता है, इसके बराबर हो जाएगा या इक्वल टू ये बड़ा हो जाएगा। जब हमारे पास गैस टेम्परेचर जीरो है तब जो 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, किसके बराबर हो जाएगा, इन्वर्सन टेम्परेचर। तो हमारे पास गैस टेम्परेचर इज इक्वल टू इन्वर्सन टेम्परेचर इक्वल, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट कोफिशिएंट ऑन द इन्वर्सन कर्व इज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कि हमने बताया था इन्वर्सन टेम्परेचर और इक्वल टू टेम्परेचर के बराबर होता है, तो इसका मान अगर बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर ये जीरो हुआ तो ये भी हमारा क्या है, जीरो। अगर ये हमारे पास इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, इसकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इसका ये जीरो बताया तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट यू ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, तो इसको थोड़ा आप याद कर लेना, थोड़ा सा बड़ा है। 81 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यू बराबर जो हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट डेल्टा टी अपॉन पी बराबर 1/CP टू टू ए अपॉन आर टी माइनस बी। ये वाली आप इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है, कोफिशिएंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन एट नॉर्मल टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर के लिए जूल थॉमसन एक्सपेंशन एंड हाइड्रोजन एंड द हीलियम शो, अगर हाइड्रोजन एंड हीलियम शो कर रहा है तो उसका जो जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर कैसा होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, नो चेंज होगा, सम हीटिंग एंड सम कूलिंग, एंड थोड़ा सा हीट होगा थोड़ा सा कूल होगा। तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा आप कमेंट में बताना, और मिलते हैं इसी तरीके के नए लेक्चर के साथ। कल का जो नया लेक्चर जो आपकी जो लेक्चर होने वाला है आपका यूनिट 3 का, उसको हम कराएंगे। आज का जो यूनिट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसमें किसी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, धन्यवाद।